I would recommend Study IQ mock interview very highly, and the experience was very good. The arrangement of the institute and the coordination of the faculty members, they were really good. Yes, it was a good experience and I recommend it to others as well. I will highly recommend everyone who is preparing for civil service, especially for interview. My overall experience was very nice. I would highly recommend people to give mocks here. The quality of board members were very good. So yes, I will definitely recommend it. Definitely the interview experience was very good. It was an overall nice experience, and yes, I would be recommending it to others as well. Yes, ma'am, certainly. Yes, I would recommend. I would definitely recommend. I will recommend you highly that you should have once a conversation in Study IQ as well. So may I come in? Please. Thank you, sir. Please come. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you, sir. दिव्यांशु सिंह जी सर. What is the meaning of क्या उसका मीनिंग क्या है दिव्यांशु? सर दिव्यांशु का मतलब होता है सनलाइट, मतलब सन रेज, उसकी जो किरणें होती हैं, दिव्य अंश, तो उसका अंश है दिव्य का, किसी बड़े प्रकाश का एक टुकड़ा. ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया एक नाम है ये. जी सर. तो आपकी जो ऑप्शन सब्जेक्ट है फिलोसफी. जी सर. फिलोसफी का हिंदी क्या है? सर दर्शक. दर्शन. तो अभी जो कुंभ मेला चल रही है यहाँ पर, इसका फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिग्निफिकेंस है? जी सर. सर कुंभ मेले का जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे मोक्ष मिलता है, या फिर जो हमारे कर्म होते हैं, वो बुरे कर्म होते हैं, वो कम होते हैं. तो फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस ये है, जैसे सर इंडियन हिंदू रिलीजन में थ्योरी ऑफ कर्मा काम करता है. तो जो हमारे बैड कर्मा जितने कम होंगे, गुड कर्मा उतने अच्छे होंगे. तो अगला लोग वहाँ पर स्नान करते हैं जी सर गंगा में, उनको पता है कि क्या क्या पाप इन्होंने किया है? सर मन में कहीं ना कहीं लोगों के होता है, तभी जाते हैं. तो सारे लोग वही है या जो पाप, जिसने पाप नहीं किया है वो स्नान के लिए नहीं जाएगा? नहीं, वो भी करेगा. तो कैसे इसको सेपरेट कैसे करेंगे? सर जैसे जो पाप वाला और पुण्य वाला है, उसमें यह है कि पुण्य ज़्यादा करने हैं, पाप कम करने हैं. जो पुण्य ज़्यादा करने वाले भी जाते हैं? हाँ सर, उनको मोक्ष का सर वो होता है, जैसे स्पिरिचुअली होता है कि आप जब अपने सारे कर्म को नष्ट कर देंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा. आप जन्म मरण के उससे हट जाएंगे, आपको अगला जन्म नहीं मिलेगा, आपको सिद्ध शिला में भगवान के साथ. ये असल में होता है क्या? सर अद्वैत वेदांत फिलॉसफी जो है, शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है, उसमें तो यही है सर. और शंकराचार्य ने ही प्रमोट किया है सर कुंभ को 18वीं सेंचुरी के बाद. शंकराचार्य की जो अद्वैत फिलॉसफी है, जी सर, उसका एसेंस क्या है? सर उसमें जो उनका पूरी फिलॉसफी एक लाइन में समाहित है, जिसको बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ. और उसमें ये कहते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है, जो ब्रह्म है, वही हम हैं और उसको हम अचीव. ब्रह्मास्मि जो है वो तो कहाँ से लिया है? वो तो शंकराचार्य की अपनी तो नहीं है वो. नहीं सर, वो उपनिषद से है. उन्होंने उपनिषद में इसको अलग अलग फिलोसोफर्स ने अलग अलग तरीके से समझा. जैसे रामानुजन, शंकराचार्य ने कुछ अपनी तरफ से कुछ कहा है, इसका डिफाइन किया है अद्वैत का, वो क्या है? सर वो उनका जो फिलॉसफी है उसको मोनिज्म बोलते हैं, जो कि वो सब ठीक है. जी सर. शंकराचार्य ने अद्वैत की परिभाषा की है, वो क्या है? परिभाषा तो सर अब मैं मतलब बहुत सारी बातें हैं उसमें, वो बता सकता हूँ सर. परिभाषा एग्जैक्ट क्या है उसमें मैं श्योर नहीं हूँ सर. परिभाषा अगर है तो ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या. यस सर, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परा, ये लाइन. जो फिलोसफी का स्टूडेंट है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो तो नेचुरली आपको ये सारी चीज़ें है ना एकदम आना चाहिए. जी सर मुझे ये नहीं पता था ये डेफिनेशन है अद्वैत की. मतलब ये उनकी एक लाइन है, फेमस लाइन है, वन ऑफ द फेमस लाइन है. अच्छा. और आपका तो डिसिप्लिन तो इंजीनियरिंग का है ना? जी सर. तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है?
जी सर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या रेलेवेंस है सिविल सर्विस में? जी सर। सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दो पार्ट जो पर्टिकुलरली यूज़ हो सकते हैं सिविल सर्विस में, एक तो सर ई गवर्नेंस की तरफ हम जा रहे हैं और हर क्षेत्र में गवर्नेंस के हम टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। वो सारे ई गवर्नेंस या क्वांटम या जिस ऐप मेकिंग में ऐप गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं। दूसरा सर ये है कि सरकार एनर्जी जो डिफिशिएंट है उसको कम करने के लिए एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है। जैसे दूर दराज के गांव हैं जहाँ पे पावर ग्रिड नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइज सोलर लगा सकते हैं या फिर बायोगैस लगा सकते हैं। तो वहाँ पे भी सर डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रोल आ जाता है। जी आपने अपने जवाब में क्वांटम शब्द का यूज़ किया है। जी सर। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? सर जैसे एटम है, एटम को क्वांटम लेवल पे जब डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उससे हटके मतलब प्रॉपर्टीज़ शो करता है वहाँ पे। तो उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है? उसका एप्लीकेशन सर क्वांटम मैकेनिक्स का जो दो प्रॉपर्टीज़ है, एक तो है क्वांटम इंटेंगलमेंट, जिसमें कि ये होता है कि जो दो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटेंगल्ड रहते हैं, उससे हम दूर दराज तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं जिसको कोई टेम्पर नहीं कर सकता सर। तो एक तो इसमें ये हो सकता है, क्रिप्टोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं, कोडिंग वगैरह में। दूसरा सर ये होता है कि प्रेसिजन, जैसे क्वांटम क्लॉक्स वगैरह जो होते हैं, प्रेसिजन कहीं मेजरमेंट है तो वहाँ पे यूज़ हो सकता है। क्वांटम मिशन जो चलाया गया है सर उसमें इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, जो मेजरमेंट है, मेट्रोलॉजी है, इस चीज़ों में। अच्छा, अभी एक दोस्त ने मेरे से कहा, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो रिटायर्ड है, कहा कि ये क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हमारे ऋग्वेद में है। तो मैंने उनसे पूछा कि एक तो क्वांटम मैकेनिक्स का ज़रा एक्सप्लेन कर लो क्या है। वो कर नहीं पाए। और फिर मैंने पूछा कि ऋग्वेद में कौन सा वर्स है जिसमें ये है। वो भी उसने ऋग्वेद देखा भी नहीं कहते हैं। तो क्या है वहाँ पर? क्योंकि आपका जो ऑप्शनल फिलोसफी है तो आपको तो मालूम होना चाहिए, हमें थोड़ा तो प्रकाश डालिए उसके ऊपर। क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ पर उसमें ऋग्वेद में कहाँ रखा है, कहाँ पर ये मेंशन किया है? सर ऋग्वेद में तो नहीं सर, लेकिन अणुवाद की थ्योरी दी है सर। वैशेषिक ने परमाणु क्रियावाद की थ्योरी दी है, उसमें परमाणु की बात करी है। तो अगर उससे देखा जाए तो सर स्मॉलेस्ट जो एंटिटी है उससे ही संसार का जन्म होता है, उसी से बनती है। और वो प्रोसेस जो होती है उन्होंने स्पिरिचुअल एटमिज्म कर दिया, मतलब उसमें भगवान का रोल को ला दिया। तो क्वांटम मैकेनिक्स का सर पर्टिकुलर तो मुझे सर नहीं पता, यही पता है कि वैशेषिक फिलॉसफी ने दिया है। गुड। और आपने इसमें लिखा है कि तहसील में ब्राइब को, द करप्शन को कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आप कोशिश कर रहे थे। कुछ है आपके पास, कोई सजेशंस है? कोई है कुछ? हाँ बोलिए सर। जो मैंने महसूस किया तहसील में वो ये था कि सर सबसे ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन की कमी है, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है। दूसरा सर पावर एसिमेट्री है। तो उसको दूर करने के लिए जो मैं अपने लेवल पे ये कर सकता हूँ कि इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री को दूर करने के लिए जो कैंपेन चलाया मैंने कि जनसुनवाई पोर्टल होता है, IGRS यूपी में चलता है, जो उस पर कैसे अगर कोई अफसर रिश्वत ले रहा है या काम में देरी कर रहा है तो उसको उस पर दायर कैसे करना है। दूसरा सर ये होता है कि जैसे हमारा नायब तहसीलदार का कोर्ट होता है सर, उसमें ये होता है कि पेश, जैसे मेरे साथ ये हुआ सर कि पेशकार ने एक बार एक फ़ाइल साइन करा ली और उन्होंने मुझे बताया कि उससे पैसे लिए गए थे। तो मैंने सर अपने कोर्ट के आगे लिखवा दिया था कि यहाँ पे दाखिल खारिज के पैसे नहीं लिए जाते। तो उसमें ये है कि लोगों को पता रहेगा कि ऊपर से कि क्या सिस्टम काम कैसे कर रहा है। सर इन्फॉर्मेशन पावर है। तो मेरा जो मकसद ये था कि लोगों को पता तो रहे कि उनके राइट्स का कहाँ दोहन किया जा रहा है। तो वही सर कैंपेन किया था मैंने, एक मतलब संडे साथ साथ करते रहते थे। ओके जी। तो आपने पढ़ाई करी इंजीनियरिंग की, लेकिन आपने ऑप्शनल चुना फिलॉसफी, ऐसा क्यों? मैम फिलॉसफी में जैसे मैंने अपने फाइनल ईयर में कुछ जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड बुक्स पढ़ी थी और सीनियर्स से, जब मेरे सीनियर तैयारी कर रहे थे उन्होंने कुछ फिलॉसफी के टॉपिक्स जैसे पढ़ रहे थे तो मैंने वो पढ़ा तो मुझे अच्छे लगे। जैसे वुमेन इश्यूज़ हैं या सोशो पॉलिटिकल फिलॉसफी में कास्ट के ऊपर गांधी अम्बेडकर जी की डिबेट है। तो मुझे लगा कि इसमें मैं ज़्यादा अच्छा, मतलब पढ़ने में मुझे मज़ा आया इसलिए लिया मैम, और उसमें और कोई रीज़न नहीं था।
तो भारत के कोई फेवरेट आपके फिलोसोफर हो? मैम जैसे गौतम बुद्ध की फ़िलासफ़ी मुझे ज़्यादा मतलब रुचि है मेरे को उसमें। बताइए किस फिलोसफी में रुचि रखते हैं आप? बुद्धिस्ट फ़िलासफ़ी में जैसे मैम उनका जो पर्टिकुलर मध्यम मार्ग का जो है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने अपनाया भी है, और मतलब वो बहुत ज़रूरी हो सकता है जहाँ पे हमें रीजनेबलनेस दिखानी होती है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। हमें कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी होती। एडमिनिस्ट्रेशन में भी ज़्यादातर यही यूज़ होता है मैम, जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल रहना है, आपको कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी है। और दूसरा मैम जो है उसमें शंकराचार्य की फ़िलासफ़ी भी कहीं ना कहीं इस हद तक आती, उसमें भी मेरे को शंकराचार्य की फ़िलासफ़ी भी अट्रैक्ट करी, क्योंकि उसमें थोड़ी स्पिरिचुअलिटी है मैम, और कहीं ना कहीं इतनी जो समाज में हमारी ज़िंदगी में अनसर्टेनिटी है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिज्म होना चाहिए। तो मुझे लगा कि मतलब ये दो फ़िलासफ़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। आपकी मदर वर्किंग है? जी सर, जी मैम। बताइए आपकी मदर का क्या प्रोफेशन है? मैम CRPF में है मैम। तो ये जॉब जो है उनकी वो ट्रांसफरेबल है या एक ही जगह पे वो कार्य? ट्रांसफरेबल है मैम। ट्रांसफरेबल है। तो जब भी उनका ट्रांसफ़र होता था क्या पूरा परिवार उनके साथ मूव करता था या उन्हें अकेले ही मूव करना होता था? अकेले जाते थे मैम, मैं पिताजी के साथ रहता था। अच्छा, तो ये होना चाहिए क्या हमारे परिवारों में? क्योंकि जब अगर पुरुष का ट्रांसफ़र होता है तो पूरा परिवार उसके साथ जाता है, बच्चे का एजुकेशन भी वहीं होता है। हम कितने सारे IAS ऑफिसर्स को देखते हैं ना, उनके बच्चों की 8th कहीं होती है, 10th कहीं होती है, 12th कहीं होती है, ग्रेजुएशन कहीं होती है, क्योंकि फादर का जॉब ट्रांसफरेबल है। लेकिन जब महिला का जॉब ट्रांसफरेबल होता है तो कोई मूव नहीं करता। मैम ये बहुत ही दुखद चीज़ है, पैट्रियार्कल समाज में हमारे में ये चीज़ें हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। अपने ऊपर अगर जैसे मैं अपना बता सकता हूँ कि पिताजी पहले गांव में थे, मेरे पिताजी की जो नौकरी है मेरे जन्म के काफ़ी बाद लगी है, तो तब मैं गांव में रहता था पिताजी के साथ, फिर मैं यहाँ पे आया। अब मदर के साथ इसलिए नहीं रह पाया क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब है मैम, तो मेरी मतलब पढ़ाई एक जगह नहीं हो पाती, अलग अलग जगह जाती, और ट्रांसफ़र बहुत फ्रीक्वेंट होते थे, मतलब साल में 2 बार हो गए दूसरी जगह कभी किसी शहर में। तो ये रीज़न था, और तो कोई मैम मतलब रीज़न नहीं है। जैसे अगर पापा की जॉब नहीं होती तो मम्मी के साथ ही रहते। अच्छा, तो ये जो पेट्रियार्की शब्द आपने इस्तेमाल किया, इससे क्या समझते हैं आप? पेट्रियार्की पितृसत्ता में मतलब ये है कि समाज के जो भी नियम होंगे वो पुरुष प्रधान, मतलब पुरुष को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे, उसमें महिलाओं को वरीयता नहीं दी जाएगी। ये मतलब है, कोई भी नियम होंगे समाज के, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कोई भी रिलेशंस होंगे। तो इसको पॉलिसी लेवल पे क्या हम हैंडल कर सकते हैं? हम कर रहे हैं, हम पॉलिसी लेवल पे। जैसे पॉलिटिकल स्फेयर में अभी 106 अमेंडमेंट एक्ट हम लाए हैं, जिसमें कि हम 1/3 रिजर्वेशन दे रहे हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में भी हमने दिया। इकोनॉमिक लेवल पे भी मैम जैसे स्टैंड अप इंडिया में हम वुमेन को एज अ लीडर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और मैम सोशल स्फेयर में हमें और ज़्यादा ज़रूरत है कि समाज में, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर चेंजेस जब भी होंगे जब समाज में आदमी की मानसिकता बदलेगी। जैसे मैम मैंने एक कोट पढ़ा था कि हम महिलाओं को एम्पावर तो कर रहे हैं, पर क्या हम पुरुषों को एम्पावर कर पा रहे हैं उन महिलाओं को वो एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब ये इंग्लिश में था मैम एक कोट, तो मुझे बड़ा सही लगा कि हाँ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन हम ये पुरुषों के दिमाग में ये चीज़ डाल पा रहे हैं कि एम्पावर्ड वुमेन को आप उस तरह से ले पाओगे, मतलब वो वाली चीज़ है। जैसे कई जगह हमने देखा है, जैसे कई केसेस भी होते हैं इसमें दिखाया जाता है कि क्योंकि रीजंस ये दिए जाते हैं कि वुमेन जॉब कर रही हैं, एम्पावर हो गई, तो इसलिए डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। तो मैम मतलब ये पढ़ने में बड़ा अजीब लगता है कि इससे डिवोर्स रेट कैसे बढ़ रहा है। मैंने कई आर्टिकल्स में भी ये चीज़ पढ़ी। तो वो चीज़ है कि वो सोच ही बदलनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें बचपन से एजुकेशन में, और जो हमारे रोल होते हैं बचपन से, जैसे भाई बहन का भी अगर घर में है तो ये ना हो कि ये वाले मस्कुलिन रोल हैं ये भाई निभाएगा या बहन निभाएगी। ठीक है, आपने कहा कि सोच बदलनी पड़ेगी, तो आपकी क्या सोच है डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर? मैंने तो बचपन से, मेरी सोच तो ऐसे डेवलप हुई है, वो इसलिए भी क्योंकि मेरी मम्मी, जैसे मदर हैं जो मेरी, उन्हें खाना बनाना नहीं आता क्योंकि उन्होंने कभी बनाया नहीं। मेरे पिताजी खाना बनाते हैं बचपन से, तो मुझे भी खाना बनाना आता है। बल्कि मतलब समाज में ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि रोल मॉडल अपने लोकल लेवल पे ही, क्योंकि हम जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है उनसे हम कितना इंस्पायर हो सकते हैं। मान लो हमने किसी का एग्जांपल दे दिया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में मान लो हमारा टीचर ही अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो बच्चा तो उसी से सीख रहा है ना। बच्चा पिता से सीख रहा है, पिता क्या भाषा यूज़ कर रहा है, कैसे घर में क्या रिलेशन है, वहीं से मैंने सीखा है। तो मैम मेरे को लगता है कि बड़े चेंज के लिए पिता, माता और टीचर, ये 3 लोग बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो दिव्यांशु, राइट, अभी आपने कहा कि आप बुद्धा से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो,
जी सर। बट क्या आपको ये नहीं लगता कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी एक एंटी वैदिक फिलॉसफी है, वेदा के खिलाफ जाने वाली फिलॉसफी है ये? उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? सर क्योंकि बुद्धिज़्म ने जो वैदिक रिलीजन है उसके दो प्रोमिनेंट चीज़ों को, एक तो गॉड है उनको डिनाई कर दिया, दूसरा सर उन्होंने एक ट्रांस माइग्रेटिंग सोल को डिनाई कर दिया, तो इसलिए उनको बोला गया कि ये वेदों के खिलाफ है। लेकिन सर अगर हम देखेंगे ना डीपली, जो फिलोसफिकल दोनों चीज़ों को देखेंगे तो दोनों सेम है सर। कभी कभी फिर आपका चतुर्वर्णाश्रम धर्म के ऊपर क्या कहना है फिर? हाँ सर, चतुर्वर्णाश्रम उसको, बट वेदांत फिलॉसफी में सर चतुर्वर्णाश्रम पे ऐसी मतलब बात नहीं, वो रिलीजन का पार्ट आ जाता है। पर फिर उपनिषद जो है वो खुद रिफॉर्मिस्ट वैदिक एस्पेक्ट जी हो गया सर, ना। हाँ। अगर हम लोग ब्राह्मणा, अरण्यका, ऋग, साम, यजुर, अथर्ववेदा की अगर बात करते हैं तो दैट इज ऑल टुगेदर होल डिफरेंट रिलीजन। जी सर। उसको हम सनातन धर्म बोलते हैं। उपनिषदिक वेदांत ये अलग धर्म हो गया, वी कैन से दैट। जी सर। तो फिर जो गौतम बुद्धा की जो फिलॉसफी है वो सनातन धर्म या फिर जो एक्चुअल में वैदिक ब्राह्मणिकल धर्म है उसके खिलाफ ही है। सर बुद्धा को तो हमने 9वां अवतार बता दिया, और सर विवेकानंद ने कहा था कि जो वेदांत है वो दिमाग है और बुद्धा की जो फिलॉसफी है वो दिल है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक दिल है एक दिमाग है सर। विवेकानंद ने ये कोट यूज़ किया था। बट ये तो 20th सेंचुरी का आप मुझे इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, मैं आपको 6th सेंचुरी BC में लेके जा रहा हूँ जब गौतम बुद्धा जी खुद रहे हैं। जी सर। तो अगर हम लोग ओरिजिनल फिलॉसफी देखते हैं तो हम लोग तो उसको जो हेटेरोडॉक्स रिलीजन भी मानते हैं। हेटेरोडॉक्स रिलीजन है तो वो एंटी वैदिक है। तो बस मेरा यही कहना है कि आपको लगता है वो एंटी वैदिक है? सर फिलोसॉफिकली तो सर फिलोसफी सेम है। शंकराचार्य उनकी, कभी कभी शंकराचार्य पे क्रिप्टो बुद्धिस्ट बोला जाता है और बुद्धिस्ट फिलोसफी को क्रिप्टो वेदांतिन बोला जाता है, लेकिन सर दोनों की जड़ एक ही है, उपनिषद है। उपनिषद में जो बातें कही हैं फिलोसफिकली सर, एक तो सर रिलीजन वाला पार्ट होता है जिसमें कि हम जो धर्म आ जाता है, जिसमें कि पंथ आ जाता है। दूसरा होता है सर प्योर फिलोसफी, जैसे बुद्धिस्ट ने जो बुद्धिस्ट फिलोसफी में 3 वो बताए हैं लेवल रियलिटी के, ऐसे ही सर शंकराचार्य में भी 3 लेवल बताए हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि सनातन धर्म और उपनिषदिक धर्म में क्या डिफरेंस है? सर सनातन का मतलब होता है जो कंटिन्यूस, एटर्नल जो होता है, जो चलता आ रहा है। तो उसलिए क्योंकि जो हमारा हिंदू धर्म है वो बहुत ही पौराणिक टाइम से चलता हुआ आ रहा है, तो इसलिए उसको पौराणिक टाइम से भी पहले है। पुराण तो गुप्ता पीरियड में आए और हिंदू धर्म तो वैदिक टाइम से चल रहा है। पौराणिक मतलब सर एंशिएंट बोला, पौराणिक मतलब वो टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं, पौराणिक। पौराणिक, हाँ जी सर, एंशिएंट टाइम से, हाँ पौराणिक, ठीक है। ऋग्वेद से चलता आ रहा है, तो उसको सनातन इसलिए बोलते हैं कि एटर्नल एक धर्म है। और इटर्नल धर्म क्या है? उसमें सर जितने भी हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं वो, जैसे कि 4 संहिता आ गए और ब्राह्मणक आ गए, अरण्यक आ गए, उपनिषद आ गए, सारे आ गए सर। नहीं, उसमें ऋग्वेद के जो 10th मंडल में लिखा हुआ है कि वो विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण आता है, पुरुष, और क्या वो नीचे वर्णाश्रम धर्म, पद से वो शूद्र आता है। जी सर, वर्णाश्रम को सनातन क्या हो गया उसमें सनातन तत्व क्या है उसमें? वो सर डिस्क्रिप्शन है समाज को वर्गीकृत करने की उनकी वर्ण। तो उसमें सनातन क्या हो गया? सनातन तो सर मैं जो समझ पाया हूँ यही है कि एटर्नल एक रिलीजन है जिसमें चीज़ें बदलती। आपका ये मानना है क्या फिर कि आदि शंकराचार्य जी जो है सनातन धर्म को सपोर्ट करते थे? सर सनातन का जो मेरे को मतलब ये पता है कि सर सनातन का मतलब है एटर्नल रिलीजन, जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग फिलोसफर ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। शंकराचार्य ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया, रामानुजाचार्य ने अपना दिया, मध्वाचार्य ने अपना दिया। शंकराचार्य पहले थे, इसीलिए मैंने आपको सवाल पूछा कि जब शंकराचार्य ने ये धर्म को सनातन धर्म बोला, अपना एक हिंदू वर्ड दिया एंड उपनिषदिक वेदांतिक फिलोसॉफी की बात की, तो उन्होंने सनातन धर्म को सपोर्ट किया या नहीं? सर इसके बारे में मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं है। ओके, ठीक है। आई गेस दिव्यांश आपका 8वां अटेम्प्ट है? जी, 8वां अटेम्प्ट है, राइट? एंड यू बिलोंग टू OBC? जी सर। तो सबसे पहले तो मुझे ये रिजर्वेशन का फिलॉसफी बताओ। व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ रिजर्वेशन एंड डू यू रियली बिलीव कि रिजर्वेशन इंडिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर फिलॉसफी है पॉजिटिव एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कि जो मतलब समाज में इक्वलिटी लाने के लिए इक्विटी को प्रमोट करना है, जिसमें कि जो वनरेबल सेक्शंस हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेशन जिनका नहीं है संस्थाओं में, उनमें उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना ताकि हम इक्वलिटी की तरफ जा सकें। अब इसमें सर इसका जो मकसद था लाने का वो ये था कि
धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में उनका रिप्रेजेंटेशन जैसे जैसे इंस्टीट्यूशंस में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कम करते जाएंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल कारण की वजह से कम नहीं हुआ सर। मतलब क्या है पॉलिटिकल कारण? सर पॉलिटिकल कारण यही है सर, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अगर 27% जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन है और जितना देखा गया है सर 50% के आसपास ओबीसी पूरे हैं, तो सर उसका पॉलिटिक्स वोट बैंक है एक तो रीज़न, मतलब ये है। दूसरा ये है कि सर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि वर्गीकरण करना चाहिए, जिन जातियों ने ज़्यादा लिया है उनका शेयर कम कर देना चाहिए उसमें, और जो डिप्राइव्ड रह गए हैं उनका शेयर बढ़ा देना चाहिए, जो कैटेगराइजेशन की बात की है। और जी रोहिणी कमेटी भी बनी है सर, अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो थोड़ा प्रोग्रेसिव हो जाएगा, जो कि अब मतलब कहीं ना कहीं। आपने अभी थोड़े टाइम पहले ये हाईलाइट करके रखा था कि आपको गांधी एंड अम्बेडकर की डिबेट में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि है। जी सर। और ये डिबेट जो है रिजर्वेशन से ही एसोसिएटेड है, तो कैन यू टेल मी कि एग्जैक्टली ये डिबेट है क्या? सर जैसे गांधी जी ने भी जो अनटचेबिलिटी है उसको डिनाई किया, मतलब, और जो वर्ण सिस्टम है जो 4 वर्णों का वो है उसको उन्होंने सपोर्ट किया। अंबेडकर जी ने इसको पूरा ही एनिलेशन कर दिया, मतलब कास्ट को ही हटा दीजिए। कास्ट हटाने के लिए उन्होंने कई सारे स्टेप्स भी दिए, जैसे उन्होंने कहा कि जो कास्ट का रूट है वो धर्म से आता है, तो उन्होंने धर्म में जो धर्म है उसको सुधार के लिए कई सारे वो दिए कि एक ही टेक्स्ट होना चाहिए, कई सारे टेक्स्ट नहीं होना चाहिए जिससे डिस्क्रिपेंसी आती है। दूसरा सर उन्होंने ये बोला कि जैसे हमारे सिविल सर्वेंट की रिक्रूटमेंट होती है वैसे ही मंदिर में पुजारी की रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से नहीं आना चाहिए। तीसरा सर उन्होंने ये एक सेल्फ असर्शन लाने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी थी हूवर शूद्र। ये सारी चीज़ें तो मैं सब समझ गया, बट द मेन एस्पेक्ट ऑफ द डिबेट कि गांधी जी हमेशा इसका एक सोशो रिलीजियस सोल्यूशन चाहते थे जी। गांधी जी ने इसीलिए रिजर्वेशन को हमेशा पहले टाइम पीरियड में अपोज करके रखा था। एंड अम्बेडकर जी का कहना है कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, रिजर्वेशन होना चाहिए। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि किसका तरीका ज़्यादा सही और कारगर है? सर गांधी जी का जो एम था वो तो स्वराज को अटेन करना। उनका मानना ये था कि अगर समाज में जाति जो वर्ण है आपस में लड़ेंगे या फिर वो करेंगे तो उसमें समय चला जाएगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में टाइम नहीं जाएगा। हर वर्ण अपने हिसाब से काम करे और अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में काम करे जिससे कि स्वराज अटेन हो सके। स्वराज मतलब कि वो ऐसी इक्वल सोसाइटी, मतलब क्लासलेस सोसाइटी डेवलप हो सके। उनका वो स्पिरिचुअल रीजन था। अंबेडकर जी का पॉलिटिकल वो था, मतलब जिसमें कि वो एक कहते हैं प्रैक्टिकल तरीके बताए, गांधी जी ने थोड़े स्पिरिचुअल तरीके बताए। लेकिन गांधी जी ने भी अनटचेबिलिटी को पूरा तरह से वो किया, मतलब अबॉलिश करने के लिए बात कही, पर वर्ण धर्म को उन्होंने। आप सपोर्ट किसको करते? उसका आंसर तो आपने दिया नहीं। सर सपोर्ट अगर मैं ये बोलूँगा तो सर समाज में जाति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, क्योंकि जाति के नाम पे पॉलिटिक्स भी होती है और कहीं ना कहीं वायलेंस भी होता है, बहुत मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। आप इकोनॉमिक उस पर तय कर सकते हो कि किसका क्या वो है, लेकिन किसी एक जन्म से ये आधार कर दिया कि आप जन्म से ये हैं, आप जन्म से वो हैं, वो नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी है। उसको मतलब उसका मेरे को रीजनेबल वो नहीं मिलता सर जस्टिफिकेशन। तो मैं अम्बेडकर जी को ही सपोर्ट करूँगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। ठीक है, व्हाट इज़ योर टेक, मतलब आपका पूजा खेड़कर केस के ऊपर जो है क्या कहना है, क्या मानना है आपका कि ऐसे केसेस जो आजकल बढ़ रहे यूपीएससी में, जो अभी रिसेंटली हाईलाइट हुए पूजा खेड़कर केस के बारे में, इसके ऊपर एग्जैक्टली इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सर इसमें जो पूजा खेड़कर जो केस था उसमें तो सर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस थे कई जगह पर। जैसे जो मैंने केस को पढ़ा है उसमें ये था कि जो मेडिकल होता है वो यूपीएससी डिटरमाइन करती है किस हॉस्पिटल में होगा, तो उनका एम्स में मेडिकल था क्योंकि वो पीएच कैटेगरी से आ रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने मेडिकल ना करा के अपना जो उनके जो भी लिंकेजेस थे एक मेडिकल का वो रास्ता चुना। दूसरा सर ये था कि उन्होंने अटैम्प्ट्स जो उनको अवेलेबल है उससे ज़्यादा अटैम्प्ट्स दिए, तो वहाँ पे चेक्स नहीं थे सर। यूपीएससी ने ये चेक, मतलब ये होना चाहिए कि चेक्स एंड बैलेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस आर देयर, राइट? जी सर। तो मुझे एक बात के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करना है यहाँ पे कि आपके मदर एंड फादर का जो एनुअल इनकम है आई गेस ये 8 लाख से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है। जी सर। तो फिर ओबीसी का ये क्रीमी लेयर वाला क्राइटेरिया आपके ऊपर कैसे मतलब नहीं बैठा? आई एम नॉट गेटिंग दैट कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ दैट थिंग। जी सर, क्योंकि सर जो EWS है वो इनकम पे है, ओबीसी इनकम पे नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है तो उसमें सर सिर्फ इनकम नहीं देखी जाती, उसमें ये देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनकी सैलरी काउंट नहीं होती। जो मेरी जो सैलरी हो रही है वो मम्मी और पापा की जो सैलरी है उससे हो रही है। जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वहाँ पे 8 लाख का लिमिट लगेगा। दूसरा सर इसमें ये देखा जाता है
कि आप ग्रुप ए में कब आए उस पर देखा जाता है। जैसे मेरी मदर कांस्टेबल की पोजीशन पे लगी 1986 में, फिर प्रमोट होते होते अभी आई हैं। मेरे पिताजी असिस्टेंट टीचर लगे थे एमसीडी में। तो 40 की उम्र के बाद अगर आप ग्रुप ए में आते हो तो आप ओबीसी में आते हो सर। इसमें इनकम नहीं लगती जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स है इसमें सर अब हाँ कह सकते हैं कि इस चीज़ में सुधार कर सकते हैं जी सर। लेकिन ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, क्योंकि ये चीज़ मुझे सर तीसरे अटेम्प्ट के बाद पता चली थी, जो कि मम्मी के साथ के ही एक अफसर थे, उन्होंने बताया। 1991 का गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है जो आपने बात की, दैट इज बेसिकली द रेजोल्यूशन ऑफ 1991। ठीक है, इट्स ओके। सो तो दिव्यांशु आप दिल्ली से हैं? जी सर। अच्छा, रिसेंटली 10-12 साल के बाद पहली बार दिल्ली रेवेन्यू डेफिसिट में गया है, और स्पेसिफिकली अगर हम इस मौसम को देखें तो इलेक्शंस आने वाले हैं, एंड न्यूज़ में भी यही चल रहा है कि भाई 1 और 2 रीजन जो उसके हैं, सो देयर इज़ फ्रीबी कल्चर। जी सर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपका फ्रीबी कल्चर के ऊपर क्या ओपिनियन है? सर जैसे अगर उसके लीगल एस्पेक्ट्स देखे जाएं तो फ्रीबी कल्चर पे एक सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुआ था, उसमें ये बोला गया था कि इसको करप्ट प्रैक्टिसेस दिया जाए, क्योंकि एक तरह की ब्राइबरी है ये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम केस में ये बोला था कि सेक्शन 123 के अंडर इसको करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं कह सकते, लेकिन हम इसमें कुछ सुधार ला सकते हैं। जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन ने ये जोड़ा है कि जब आप फ्रीबी या प्रोवाइड कर रहे हो तो आप ये बताओ कि ये पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आप इसको रेवेन्यू डेफिसिट से बताओगे। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में वो चीज़ें हैं। ये तो सर इसका लीगल एस्पेक्ट हो गया। अब इसका जो एक तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि वोट लेने के लिए ये स्कीम्स लाई जाती हैं। इसका सोशल एस्पेक्ट सर ये है, इसके एक पहलू तो ये है कि ये बोला जाता है कि महिलाओं को एम्पावरमेंट मिलेगी, क्योंकि उनके हाथ में कुछ पैसा होगा तो वो जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इनमें वो खर्च कर पाएंगी। फॉर एग्जांपल सर इसका एक केस स्टडी भी हुआ था, जिसमें ये मध्य प्रदेश में हुआ था। उसमें ये बोला गया था कि महिलाओं के हाथ में जब पैसा आता है तो वो पैसा बच्चों की परवरिश में, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इसमें लगाती हैं। तो उस तरफ मतलब उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक आर्ग्यूमेंट ये आती है। दूसरी आर्ग्यूमेंट जो सर आती है वो ये आती है, जैसे आरबीआई ने ये बोला कि ये फ्रीबी को या फिर जो पैसे दिए जाते हैं उससे स्टेट फाइनेंस पे बहुत बुरा असर होता है। और तीसरा सर एथिकल एस्पेक्ट ये आता है कि इसमें मॉरल हजार्ड है कि आप अगर फ्री में पैसा दे रहे हो किसी को तो कहीं ना कहीं आप ये प्रमोट कर रहे हो कि वो काम ही ना करे। एक तरह से आप उसको डीमोटिवेट कर रहे हो किसी भी अपनी तरह से काम करने के लिए। तो इसमें ये होना चाहिए कि आप स्किल डेवलपमेंट करें उसको। एक सर वो कोटेशन है ना कि मछली देना सिखाएं, मछली ना दें किसी को खाने के लिए, ताकि वो खुद पे ही निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो एक तरह से। तो ये सारे पहलू हैं सर इस डिबेट के। और इंटेंशंस क्या हैं सर, इसमें हमें ये देखना चाहिए कि क्या इंटेंशन से दी जा रही हैं, और इस पर प्रॉपर डेटा होना चाहिए कि हाँ उसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो वो डेटा के बेसिस पे हमें डिसाइड करना चाहिए पायलट प्रोजेक्ट कि हाँ भाई इतने हमने पैसे दिए, यहाँ पे फ़ायदा हुआ, इसका कोई डेटा तो सर है नहीं। तो ये सारे पहलू हैं सर इसमें। दिव्यांशु, आप दिल्ली का जो सरकार की अर्निंग्स हैं उसका कुछ डेटा बता सकते हैं? सरकार को इनकम कहाँ से हो रही दिल्ली की सरकार? सर मेजॉरिटी तो जैसे जीएसटी में सर 86% इज टैक्स रेवेन्यू। जी सर, है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली सरकार रेवेन्यू डेफिसिट में जा रही है। फर्स्ट टाइम उसने बोला कि हमें लोन भी दे दीजिए, है ना। जी सर। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में आप आरआरटीएस को कैसे देखते हो? क्योंकि टैक्स जो है वो लोग जहाँ पे खर्चा करेंगे वो उसी सरकार को रिसीव होगा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डीकंजेशन ऑफ दिल्ली। आरआरटीएस बन गया है, मेरठ में इट्स रेडी, सो पीपल नाउ विल बी वर्किंग इन दिल्ली बट दे विल बी स्पेंडिंग इन मेरठ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सरकार अपने ऊपर डेट चढ़ा रही है, बट उसका रेवेन्यू आगे जाके कम होगा। 86% इज रेवेन्यू सोर्स टैक्सेस से आ रहा है। जी सर। तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? सर जो आरआरटीएस जो बनाया गया है उसमें सर जो मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि क्योंकि दिल्ली में कंजेशन बढ़ रहा है सर, उससे बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो अनऑथराइज कॉलोनी प्रोलिफरेट कर रही हैं। तो उसका जो एक मॉडल ये लाया गया था कि अपने ही क्षेत्रों से लोग आके यहाँ पर दिल्ली में काम कर सकें, और उसका जो था ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, उसके तहत इसको लाया गया था। तो वैसे पर्सपेक्टिव से सही है। अब टैक्स की जो बात आती है सर, जैसे इसमें जो पैसा आप ये कह रहे हो कि खर्चा वो अपने स्टेट में जाके करेंगे तो जीएसटी और वो कम होगा सर। बट सर दिल्ली में जो जीएसटी आता है तो मतलब केंद्र सरकार देती है ना। जो मेजर पैसा आता है वो तो वैट से आता है, वो पेट्रोल पे लगता है, और एक सर एक्साइज का जो पैसा आता है वो आता है सर अल्कोहल से आता है। तो मुझे सर उतना वो नहीं लगता, क्योंकि इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन है उसमें। एक सिर्फ एक टैक्स कंपोनेंट को देख के हम पॉलिसी नहीं बना सकते ना सर। इसमें ये भी तो है कि काफ़ी जो एनसीआर के एरियाज़ हैं वहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा,
वहाँ से लोग आएंगे और दिल्ली में कंजेशन कम होगा, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है। अनऑथराइज कॉलोनी कम होंगी तो जो टैक्स बेस है वो बढ़ेगा, फॉर्मलाइज होगी इकोनॉमी, ऐसे भी देख सकते हैं सर इसको हम। थैंक यू। ओके, आप जरा बाहर रहिए। जी सर। 1 मिनट के बाद आपको। थैंक यू। एक तो चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आते हैं ना, जी सर, आते हैं जब हम कहते हैं बैठ जाओ तो उसी वक्त बैठना, वरना नहीं। यू हैव टू स्टैंड ऑन दी साइड ऑफ द चेयर। ये ध्यान रखना है इसका। और बाकी जो चीज़ें हैं आपकी, जो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है वो हमने देखा है। सभी जो मेंबर्स ऑफ द बोर्ड का ओपिनियन यही है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आप क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं और वो सब है। लेकिन थोड़ा सा चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान ये सब आना चाहिए। ये आप ऐसा बड़ी सीरियस फेस लेके बैठे हैं, या तो फिर आप आंसर्स में पूरी तरह से आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसमें शायद अपने फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह का ध्यान नहीं देते, वो अलग बात है। लेकिन थोड़ा सा जब इंटरव्यू में हाँ थोड़ा सा बट वो तो इन प्लेस एंड आउट ऑफ प्लेस मत करना। वो तो एक नेचुरल चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ है, वो आना चाहिए थोड़ा सा, वो है। और उसमें देखो ऐसा है कि जब हम सोचते हैं कि हम बहुत ही सही जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा उसमें ये ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में डिफरेंस बहुत कम है, ये भी है। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में तरह तरह के लोग बैठते हो तो वो अपने नज़रिए से देखते हैं आपको उसमें। तो एक प्लीजिंग अपीयरेंस, आंसर देने का जो इतना इतना इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, थोड़ा फॉर्मल तरीके से रिप्लाई आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं आंसर। सर मेरा मीडियम इंग्लिश है और हिंदी में इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने इंग्लिश में दिया था तो मुझे लगा था कि मैं मतलब भाषा की वजह से अपनी बातें बोल नहीं पाया था। और हिंदी में ये है कि क्लिष्ट हिंदी नहीं आती मुझे, एकदम मतलब बिल्कुल शुद्ध वाली। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्लिष्ट हिंदी बोलेंगे तो किसी की समझ में नहीं आएगा, वो भी है। तो इसलिए जो साधारण हिंदी है वही बोलिए। उसमें आप हिंदी भाषी है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसमें हमारा जो मतलब है कि आप थोड़ा जब बोलते हैं ज़्यादा नहीं बोलना, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो फंस जाएंगे। तो क्या आपने क्वांटम फिजिक्स की बात कही बीच में, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, तो आपको सारी चीज़ें कहनी पड़ी होगी। ये ऐसा ही होता है। तो इतना अपॉर्चुनिटी मत दो उनको, ताकि वो फिर दूसरे क्वेश्चंस पूछ ले आपसे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। ये आपको ध्यान में रखने की बात है। बाकी तो सब ठीक है, आप अच्छे हैं, एक गुड कैंडिडेट। ओके, ऑल द बेस्ट। सर एक चीज़, सर मैंने रिज़ाइन कर दिया है नायब तहसीलदार से। उसमें अगर जैसे रीज़न मतलब मेरे से पूछे जाते हैं। किसमें रिज़ाइन किया? नायब तहसीलदार। हाँ, नायब तहसीलदार, या। तो सर उसमें जैसे मतलब एक मेरे को हमेशा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप तो असिस्टेंट कमांडेंट से भी भाग आए, यहाँ से भी भाग आए, अब आप इधर आ रहे हो तो यहाँ से भी भाग जाओगे। मतलब एक तरह से मतलब एक सर ने टर्म बोला था, थाली का बैगन ऐसे हो रखे हो आप। तो उसमें मतलब कैसे टैकल करना है मेरे को समझ नहीं आ रहा सर। उसमें कैसे क्या मतलब, क्योंकि मेरा रीज़न एक तो यही था सर, तैयारी करनी थी और टाइम मिल नहीं पा रहा था। वही है, और क्या कहना है आपको? उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा डाउन है कि मतलब जैसे कई जगह मेरे को ये बोल दे गया है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप कॉन्फिडेंस से कहिए ना, मैं पूरी तरह से इसमें इमर्स हूँ और पूरी तरह से तैयारी करता हूँ। मैं इसको बहुत सीरियसली लेता हूँ सिविल सर्विस को, और इसमें पूरी तैयारी करने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने ये किया है। ईमानदारी से बात करिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, तो समझ जाएंगे वो। And ऐसे टाइम पीरियड ना, what I think that you shall take help of the constitution. Give them the straightforward answer कि constitution has given me all the right to carry out my own upliftment, and over a time period I am trying for that, sir. If I become IAS officer, I want to become a good secretary level of officer and be confident. जैसे सर ने कहा that confidence level is required, कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना कि अगर आप पूरे ज़िंदगी में कहीं अपर लेवल पे जाना चाह रहे हो,
नायब तहसीलदार से असिस्टेंट कमांडेंट IAS, that is the choice that you are having. choice है. You have the full freedom to do that. सर बस्सी सर हैं जो बोर्ड में थे, तो उनसे मैं मिला था, तो उन्होंने बोला था कि तूने अपने 8 साल ख़राब कर दिए जीवन के और ऐसे ही भटक रहा है, मतलब तो वो कह रहे थे कि ये मेरे दिमाग में इमेज जा रही है तेरी। तो अब मेरे को उसमें बड़ा वो फील हुआ कि मतलब ऐसे अगर इमेज यही बोर्ड पे गई तो सर बहुत नंबर कम आएंगे। नहीं, आप जो पोजीशन लेते हैं उसी पर आप अडिग रहिए। मुझे तो प्रिपेयर करना था, मैं इसमें पूरी तरह से आई वांट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट, इसलिए मैंने पूरी तैयारी करने की कोशिश की है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया। वो तो अपनी जो बात है ना, ईमानदारी से कहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।